हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आ गई हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर का पार्ट 1 बना दिया था, तो होप आपने वो वीडियो देख लिया था। अगर नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। और अभी ये वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे कैप्लर्स लॉ से। पिछले वीडियो में हम लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स तक कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम नया टॉपिक सीखेंगे जो है कैप्लर्स लॉ। तो पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको अपने साथ एक बुक और पेन लेनी है। जो भी मैं बोलती जाऊंगी इंपॉर्टेंट है, उसको लिखते जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कैप्लर्स लॉ 3 लॉज को स्टेट करता है जो कैप्लर नाम के साइंटिस्ट ने लिखे थे। तो जब 16th सेंचुरी के आसपास बहुत सारे डेटा अवेलेबल हो चुका था प्लैनेटरी मोशंस के बारे में। गैलीलियो भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप से सारे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व किया था। उससे पहले प्लैनेट्स को नेकेड आइज से देखते थे, खाली आइज से, कोई भी तरीके का टेलीस्कोप नहीं रहता था। तो जब ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो गए तो उसके बाद कैप्लर जो थे उन्होंने नोटिस किया कि सारे प्लैनेट्स एक लॉ को फॉलो करते हैं अपने मोशंस में, अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए या फिर किसी प्लैनेट के आजू बाजू रिवॉल्व करने के लिए वो एक लॉ को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इस सब को ऑब्जर्व करके 3 लॉज स्टेट किया था। ठीक है, 3 लॉज स्टेट किया था उन्होंने। तो वो लॉज क्या है? द ऑर्बिट ऑफ द सन, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट is an ellipse and the sun at one of the foci। तो उन्होंने जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है, एक ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट टाइप है, बीच में सन है और ऐसे 3 नेमिंग दे CDEF और AB। तो इधर प्लैनेट की पोजीशन दी है, ये प्लैनेट है। ठीक है, तो एक ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। जिन लोग के पास टेक्स्ट बुक है उन लोग देख सकेंगे और जिनके पास नहीं उनके लिए मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो इधर क्या बताया गया है कि जो ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट, ये ऑर्बिट है प्लैनेट का, वो एलिप्स है। एलिप्स है, एलिप्स मतलब एलिप्टिकल है शेप में। हम लोग को सबको पता है, ये बेसिक चीज़ है कि कोई भी प्लैनेट का ऑर्बिट परफेक्ट सर्कल नहीं है, वो थोड़ा बहुत ओवल या एलिप्टिकल होता है शेप में। तो ये एक कॉमन चीज़ है। और दूसरा, द सन इज एट वन ऑफ द फोकाई, यानी कि सन कोई भी एक फोकाई के बीच में। फोकस एक सिंगुलर वर्ड है और इसका प्लूरल वर्ड को, प्लूरल फॉर्म को हम फोकाई कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, बेसिक है ये सब चीज़ें। तो फोकस ये एक सिंगुलर वर्ड है और फोकाई उसका प्लूरल वर्ड है। तो सन कोई भी एक फोकाई के बीच में रहता है, फोकाई पे रहता है। ये फर्स्ट लॉ था, बहुत ईजी था। इस फर्स्ट लॉ को आप लोग लिख लो अपनी बुक में। ये तीनों लॉज आपको याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लॉज। सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ है द लाइन joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of time। यानी कि ये जो द लाइन जॉइनिंग है, द प्लैनेट एंड द सन, अभी ये जो लाइन है इधर आपको इमेजिन करना है कि इधर भी प्लैनेट है। तो जो लाइन ये ज्वाइन करी है प्लैनेट और सन को, वो स्वीप करती है इक्वल एरिया। ये इक्वल एरिया, इसका एरिया, ये ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का और ये ट्रायंगल का इक्वल एरिया है। और दोनों का टाइम पीरियड भी इक्वल है जो प्लैनेट लेता है। इधर से ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए भी प्लैनेट को इक्वल टाइम लगेगा, सी से डी पे भी वही टाइम लगेगा और ई से एफ पे भी, और तीनों ट्रायंगल का एरिया भी इक्वल है। ये सेकेंड लॉ था। अब थर्ड लॉ क्या बताया है? द स्क्वायर ऑफ इट्स period of revolution around the sun
is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. ये दोनों लॉज को आपको अपनी बुक में लिख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉज। तो इस थर्ड लॉ में क्या बताया था, स्क्वायर ऑफ इट्स मतलब प्लैनेट। अगर एग्जाम में आता है तो आप प्लैनेट भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि जो भी पीरियड लेता है, जैसे कि अर्थ लेता है 1 ईयर, तो 1 ईयर का भी जो स्क्वायर होगा, अभी कोई भी प्लैनेट जो भी रिवॉल्यूशन के जितना भी टाइम लेता है उसका स्क्वायर करना है। वो जो स्क्वायर करके जो आपके पास आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वो द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि जो ये डिस्टेंस है प्लैनेट और सन का, इसका क्यूब रहेगा, मतलब कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना इटसेल्फ से, मतलब डिस्टेंस का क्यूब और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। तो इधर एक इक्वेशन टाइप दिया हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने लॉस के साथ में लिखना रहेगा। इक्वेशन क्या है, इधर ना रिवॉल्यूशन को, इक्वेशन में रिवॉल्यूशन को t डिनोट किया हुआ है और जो मीन डिस्टेंस है उसको r, ठीक है। तो वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए t स्क्वायर यानी कि रिवॉल्यूशन का स्क्वायर अपॉन r यानी कि डिस्टेंस का क्यूब इज इक्वल टू k, कांस्टेंट आएगा, बराबर। कोई भी चीज़ अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है तो उनका अपॉन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, ठीक है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। बेसिक है ये, 6th 7th में 8th में हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको ये सब पता होगा। अभी ये जो तीनों लॉ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये तीनों लॉस को, ये डायग्राम को चाहिए तो ड्रॉ कर लीजिए और ये नीचे इक्वेशन को भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम्स में ये आता है, जो स्कूल्स में एग्जाम होते हैं, टेस्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं बोर्ड में, तो लिख लीजिए। और हाँ, जब ये लॉज केपलर ने बनाए थे तो उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि ऐसा क्यों होता है, क्यों सन फोकाई पे ही रहता है, क्यों स्क्वायर रिवॉल्यूशन का स्क्वायर और डिस्टेंस का क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके पास कुछ रीज़न नहीं था। तो वो रीज़न न्यूटन ने पता लगाए थे अपने इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो वो भी हम अभी देखते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि केपलर्स लॉ था जो उसका जो रीज़न नहीं था कि ऐसा क्यों है, तो वो रीज़न न्यूटन ने फाइंड किए थे, और जो केपलर्स लॉ थे वही न्यूटन को हेल्प आए थे, उन्होंने ही हेल्प किया था न्यूटन को, जिससे उन्होंने थियोरी ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट किया था। तो अब देखते हैं कि न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है। सो पहली बात तो इसका डेफिनेशन हम लिखेंगे। डेफिनेशन क्या है, according to this theory every object in the universe attracts every other object with a definite force. ये थियोरी क्या कहती थी कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, कोई भी प्लैनेट क्यों ना हो, कोई भी स्टार क्यों ना हो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये जो इसमें नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है, मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये M1 F M2, ठीक है। तो ये M1 है, ये M2 है, ये दोनों मासेस है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं एक दूसरे पर, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये इन्होंने न्यूटन ने ऐसा थियोरी दिया था ग्रेविटेशन का। तो इसका फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इधर न्यूटन ने क्या कहा है, टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ होगा, देखो ऐसा। तो इसका मतलब है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है, ठीक है। वो ए नहीं है, उसको ए मत समझ बैठना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है।
तो इधर क्या बताया है कि जो फोर्स है, इन दोनों का जो फोर्स आ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के मास का प्रोडक्ट का और अपॉन उनके डिस्टेंस का स्क्वायर का। समझ में आया? मैं वापस एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो फोर्स है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किससे? इन दोनों के बीच के मासेस से, प्रोडक्ट इन दोनों के मास का प्रोडक्ट से, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किससे? डिस्टेंस के स्क्वायर से। दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो ये फोर्स इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और दोनों के मासेस का इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से। इतना समझ में आया? अब इससे इन्होंने फॉर्मूला बना लिया कैसे? F = Gm1m2/d²। ये सब तो हमें पता है कि क्या है, मगर ये G क्या है? ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस। ये इसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2। तो ये वैल्यू निकाली गई है हेनरी कैवेंडिश से। वैल्यू मतलब कि ये जो G की वैल्यू है ये पूरी हेनरी कैवेंडिश से फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली मेजर की थी उन्होंने, और SI यूनिट्स में ये वैल्यू SI यूनिट्स में है। ठीक है, इतना याद रखना। ये जो वैल्यू अगर आप याद कर लोगे और ये फॉर्मूला, तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये काम आएगा, तो इसको अच्छे से याद कर लो। सो इधर मैं आपको एक टिप दूंगी कि आप अपने टेक्स्ट बुक में जो स्टार्टिंग में पेज होता है, जैसे कि कार्डबोर्ड टाइप रहता है ना, आगे जो पहले इंट्रोडक्शन पेज रहता है, तो उधर आप एक पेज में सारे फॉर्मूलाज लिख लो और चिपका दो टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे। इससे क्या होगा, जब भी आप टेक्स्ट बुक खोलोगे आपको सारे फॉर्मूलाज एक ही जगह पे मिल जाएंगे, नहीं तो आपको हर जगह ढूंढना पड़ेगा, और जब आपको याद भी करना रहेगा एग्ज़ाम से पहले तो आप अच्छे से याद कर लोगे। चलो इधर तक हो गया, अब हम आगे देखेंगे। इधर इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट दिया हुआ है जॉनस कैपलर का, वो भी देख लेते हैं हम। पहले इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट देखते हैं, फिर आगे का ये समझते हैं। इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट में क्या कहा गया है? जॉन्स कैपलर 1571 से 1630 में वो जिए थे, इतने टाइम जिए थे ये। वो जर्मन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे। वो हेल्पर थे एक एस्ट्रोनॉमर के, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर के हेल्पर थे, और वो जिनका नाम था टाइको ब्राहे। और उनकी सडन डेथ के बाद, जिधर वो हेल्प करते थे, उनकी सडन डेथ के बाद कैपलर उस रॉयल मैथमेटिशियन वॉज अपॉइंटेड एज ए रॉयल मैथमेटिशियन इन हिज पैलेस। उनके पैलेस में वो रॉयल मैथमेटिशियन ऐसे अपॉइंट कर दिए गए थे। तो उसी से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए, ऑब्जर्वेशंस किए। तभी हम लोग न्यूटन यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन फटाफट कर लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो फटाफट इसको याद कर समझ लेते हैं। जी इज़ कांस्टेंट, फार्मूला में जो जी है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये हर फार्मूला में सेम वैल्यू रहेगा, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना रहेगा। अगर कभी भी पूछा गया कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो आपको ये लिखना रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। और कभी भी इसको अगर आंसर देना रहेगा तो आपको हमेशा बड़ा जी, कैपिटल जी लिखना है। समझ में आया? अभी आगे देखेंगे। द अबव लॉ मीन्स दैट इफ़ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, यानी कि जो दो मास है, ठीक है, ये m1 है, ये m2 है, अगर मैं इसको डबल कर दूंगी, 2m1 कर दूंगी, तो क्या होगा? द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑल्सो डबल, यानी कि ये अगर फोर्स है Gm1/m2, m1 × m2/d², अगर मैं इसको 2m1 कर दूँ तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, 2F = G2m1m2/d2। समझ में आया? ये एक बता रहे हैं। दूसरा क्या बता रहे हैं? Also if the distance is double, यानी कि अगर डिस्टेंस डबल होता है, यानी कि 2D हो जाता है, तो क्या होगा? The force decreases by a factor of 4, यानी कि 4 ये डिक्रीज हो जाएगा, फोर्स 4 गुना डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी डिस्टेंस रहता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, वो दोनों के सेंटर से गिना जाता है।
और अगर ये जो था कि दोनों की डिस्टेंस सेंटर से मिली जाती है, स्फीयर्स के लिए होता है। स्फीयर जो भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है शेप में उनके लिए है, मगर अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल नहीं है शेप में तो क्या, तो जिधर भी वो मास कॉन्सेंट्रेटेड है ऑब्जेक्ट का, सपोज अगर वो इधर से मास कॉन्सेंट्रेटेड है और इसका इधर से, तो इधर से डिस्टेंस मेजर होगा। बट इतना ध्यान से सोचने की जरूरत नहीं है, मोस्टली यूनिवर्स में सारे ऑब्जेक्ट स्फेरिकल होते हैं, मगर अगर वो नहीं है तो उन दोनों के जो मास, जिधर कॉन्सेंट्रेशन है मास का, उधर से वो लिया जाता है। ठीक है, तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इधर तक ही था। सो आज हमने 2 टॉपिक सीखे हैं, एक था केपलर्स लॉ, एक ये। तो आई होप आपको सब समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दो, और हाँ, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट अगर नहीं देखा है तो उसे भी देख लेना। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही हम लोग यूट्यूब पे डाल देंगे, सो फॉर दैट टाइम। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स भी जो हैं 10th स्टैंडर्ड में, उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। सो बाय बाय, थैंक यू।